अच्छा, लास्ट टाइम जो है ना ये हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर का। तो ये सिंपल टॉपिक है ये। इसमें हमने लास्ट टाइम भी थोड़ी सी डिस्कशन की थी। आज हम जरा इसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर देख लेते हैं। अच्छा, इसमें हम जो है ना वो कुछ चीज़ें हम स्टडी करेंगे। जिस तरह हम फाइल कॉन्सेप्ट देखेंगे, फाइल आपकी क्या होती है, एक्सेस मेथड्स, क्लास है अभी। फाइल कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि आपके पास फाइल क्या होती है, ठीक है। उसको फिर हम एक्सेस किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, डिफरेंट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की, फाइल सिस्टम माउंटिंग की बात करेंगे, फाइल शेयरिंग की, प्रोटेक्शन की। ये चीज़ें हम थोड़ी सी डिटेल के अंदर देखेंगे। अच्छा, ये फाइल सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ती है ऑपरेटिंग के अंदर डाटा जो? को सेव करने के लिए सर, नहीं, जाहिर डाटा सी बात है। डिस्क के अंदर वैसे ही स्टोर होता है डाटा। डाटा तो वहाँ वैसे ही स्टोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन सर वो बहुत ज्यादा यानी कि ना वो इन ऑर्डर में होता है, तो हम उसको एक ऑर्डर में सेव करते हैं। इसके साथ जो है एक सीक्वेंस होती है हमारे पास हर सर चीज, लॉजिकली डाटा ऑर्गेनाइज करने हर के लिए। डाटा डिस्टिंक्ट होता है सर यूजर उसमें। एक्सेस कर लेता है उसे इजीली। यूजर की जो है ना इजीनेस के लिए, या जो है ना वो डाटा को एक सीक्वेंस में स्टोर करने के लिए हम ये फाइल सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बिल्ट इन वैसे ये इंस्टॉल होता है ये। अब इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस उसी तरह से जैसे हम पेजिंग और सेगमेंटेशन पहले हमने डिस्कस किया, तो आपके पास आप क्या कर रहे हैं, एक लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये भी ऐसे ही है कि आपके पास जो डाटा है वो डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर स्टोर हुआ है, ठीक है। या आपने उसको डिफरेंट जहाँ जहाँ पे उसको स्पेस मिलती है, उसने वहाँ वहाँ पे वो डाटा जो है ना वो लोड किया हुआ है डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर, ठीक है। अब आपको जो डाटा शो करवाना है उसने डायरेक्टरीज की फॉर्म में, वो एक सीक्वेंस के अंदर डाटा आपको शो हो रहा है, ठीक है। फोल्डर्स या फाइल्स की फोल्डर या फाइल्स के अंदर, ठीक है। तो ये जो आपका जो यहाँ पे जो लीनियर एड्रेस है या जो लॉजिकल एड्रेस है, आप किसी फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो कहाँ पे पड़ी हुई है, वो जो उसकी ट्रांसलेशन करनी है वो आपकी इस फाइल सिस्टम ने करनी है, ठीक है। तो ये अब कैसे मैनेज होता है, इसकी थोड़ी सी डिटेल आज हम स्टडी करेंगे। अच्छा, जैसे ही आपके पास एक फाइल क्रिएट होती है ना, तो उसका एक आई नोड नंबर एक जनरेट हो जाता है, आई नोड, ठीक है। तो एक आई नोड टेबल और आई नोड नंबर, ये हम थोड़ा सा देखेंगे। और फिर हम कुछ लिंक फाइल्स में डिस्कस करेंगे, तो ये चीज़ें फिर आपको क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, तो ये जो फाइल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ फाइल्स, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और पार्टीशंस, ठीक है। तो इनकी हम बात करेंगे, फाइल्स की बात करेंगे, डायरेक्टरीज का आपको पता है, फोल्डर्स को यहाँ पे हम डायरेक्टरीज कह रहे हैं। पार्टीशन ये है कि आपकी एक डिस्क है, उसके आपने डिफरेंट पार्टीशंस के अंदर डिवाइड किया हुआ उसको, ठीक है। जैसे सी ड्राइव है और इसी तरह आपकी डी ड्राइव है, इस तरह कुछ आपने वहाँ पे कुछ आपने ड्राइव्स बनाई होती हैं, ठीक है। तो उनको हम यहाँ पे पार्टीशंस कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इनकी प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं और फाइल की शेयरिंग कैसे होती है, ठीक है। फाइल शेयरिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका डिफरेंट इस तरह से आपके जो है ना वो कंप्यूटर्स अगर किसी वायर्ड कनेक्शन के साथ अगर यहाँ पे अटैच हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे वो किसी नेटवर्क में ये सारे सिस्टम्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम अपने सिस्टम की फाइल्स को जो है ना वो यहाँ पे उसका शेयरिंग मोड अगर हम ऑन कर देते हैं, तो इस सिस्टम पे भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शेयरिंग प्रोसेस हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आगे चल के। अच्छा, तो ये फाइल कॉन्सेप्ट हमने लास्ट टाइम भी देखा था। इसके अंदर अ फाइल इज अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो भी आपके पास रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो एक फाइल के अंदर हम स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। जिसको हम मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और ये सारी जो आपकी डिस्क ड्राइव्स हैं। इन जनरल file is sequence of bits, bytes, lines of records whose meaning is defined by the file creator and user, ठीक है। तो ये फाइल के अंदर क्या होगा फिर, यूजफुल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जिसको आपने बाद में स्टडी करना है या उसको आपने
प्रोसेस करना है, तो वो इन्फॉर्मेशन हम किसी एक फाइल के अंदर स्टोर कर देंगे, वो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में पड़ी होगी। जब आप उस फाइल पे क्लिक करेंगे तो वो जहाँ पे भी पड़ी हुई है, तो फाइल सिस्टम क्या करेगा, वो उसको लोड कर देगा आपके पास। तो अब इसकी जो टाइप्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। आपके पास न्यूमेरिक डाटा हो सकता है, करैक्टर डाटा हो सकता है, बाइनरी प्रोग्राम्स हो सकते हैं, सोर्स ऑब्जेक्ट फाइल्स, और इस तरह की डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कंटिग्यूअस लॉजिकल एड्रेस स्पेस। अभी हम ये कह रहे हैं कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो तो आपकी डिफरेंट पार्ट्स में पड़ी हुई है। तो फिर यहाँ सर पे वो ये लॉजिकल एड्रेस स्पेस कंटिगुअस होती है, फिजिकल एड्रेस स्पेस नहीं ना कंटिगुअस होती सर। इसमें वो शो हमें करता है कि एक जगह पे पड़ी हुई है, लेकिन वो फिजिकली एक जगह पे नहीं ना पड़ी होती। हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक है। ये यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस का मतलब ये है कि आपको जो डाटा जो आपको विजुअलाइज होगा, जैसे आप एक फोल्डर ओपन करते हैं तो उसमें जो फाइल्स पड़ी हुई हैं वो लाजमी नहीं है कि वो आपकी जो हार्ड ड्राइव के अंदर वो उसी तरह से वो मैनेज हो रही हों, ठीक है। वो हार्ड ड्राइव के अंदर हो सकता है वो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर डाटा पड़ा हुआ है, लेकिन आपको वो एक ही सीक्वेंस के अंदर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो एड्रेस होगा, लॉजिकल एड्रेस, वो कंटिन्यूअस होगा। जैसे प्रोसेस में भी हमने ये बात की थी कि आपका जो लॉजिकल एड्रेस है वो सीक्वेंस के अंदर जनरेट होता है। अच्छा, उसके बाद फाइल एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे। फाइल का एक नाम होता है, एक आइडेंटिफायर होता है। आइडेंटिफायर में मैंने आपको बता दिया कि आई नोड नंबर एक जनरेट कर देते हैं एक फाइल का, ठीक है। इसके एक छोटी सी एग्जांपल हम लिनक्स के अंदर देखेंगे आज। ये आई नोड नंबर का क्या रोल है, ठीक है। ये इसका यूजेज आज हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद टाइप, उसकी फाइल की टाइप क्या है, उसकी लोकेशन कहाँ पे वो आपने स्टोर की हुई है, साइज उसका देखेंगे, प्रोटेक्शन उसकी, रीडिंग राइटिंग और एग्जीक्यूटिंग उसकी कैसे होगी, ठीक है। और उसका जो टाइम डेट और किस यूजर ने उसको क्रिएट किया, ये सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर आ जाती है एट्रीब्यूट्स के अंदर। अच्छा, उसके बाद ये कुछ ऑपरेशंस हम फाइल्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। फाइल क्रिएट कर सकते हैं, रीड राइट कर सकते हैं, ठीक है। फाइल सर्च कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। ये सारे ऑपरेशन तो आपने ऑलरेडी फाइल्स के ऊपर जो है ना वो अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल यहाँ पे शो की हुई है। ये लिनक्स की कमांड के थ्रू आप फाइल को एक्सेस कर लेते हैं। ये आपके पास सिस्टम कॉल है ओपन, ठीक है। इसमें आप पाथ देंगे और आप बताएंगे को आपने फाइल को किस मोड के अंदर ओपन करना है, रीड राइट मोड में ओपन करना है उसको, किस तरह से आपने उसकी परमिशंस मैनेज करनी है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है ना वो एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप प्रोग्राम के अंदर कैसे जो है ना वो, जैसे ही आप एक इंस्ट्रक्शन लिखते हैं प्रोग्राम के अंदर ये वाली, ठीक है, और आप फाइल को रीड करते हैं, ठीक है। ये आपकी यूजर स्पेस है, मतलब जो आप यहाँ पे अपने प्रोग्राम से एक्सेस कर रहे हैं। अब बैक एंड के ऊपर क्या होता है कि आपके पास वो फाइल किस तरह से एक्सेस होती है, ठीक है। तो वो उसका जो उसको रीड करना है अब आपने फाइल को, तो उसका एक एड्रेस होगा, इंडेक्स आएगा, ठीक है। अब ये पर प्रोसेस इंडेक्स है, ठीक है। इंडेक्स का मतलब ये है कि अब आप फाइल रीड कर रहे हैं वन बाय वन, इस तरह से आपने रीड की है, ठीक है। तो उसका इंडेक्स जो है ना वो अपडेट करता रहेगा, ठीक है। जब आप दोबारा करैक्टर रीड करेंगे तो वो फिर इससे नेक्स्ट इंडेक्स से वो वैल्यू को पिक करेगा, ठीक है। तो उसका इंडेक्स अपडेट होता रहेगा, ठीक है। अब देखें, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसमें हम ये करते हैं कि आपके पास एक पेरेंट प्रोसेस होता है और वो अपना एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर लेता है। अगर आप उसको थोड़ा सा अपने माइंड में रिवाइज करें, तो अगर हमने यहाँ पे कोई फाइल ओपन की है, यहाँ पे, ठीक है, फाइल ओपन की है, उसके बाद हमने एक प्रोसेस इनिशिएट कर दिया है, ठीक है। फोर्क हमने यहाँ पे रन किया है और उससे आपका जो है ना एक प्रोसेस इनिशिएट हो गया है, ठीक है। अब ये वाली फाइल आपने ओपन की हुई थी पेरेंट प्रोसेस के अंदर, तो इसकी इंफॉर्मेशन आपकी इसके इस प्रोसेस के पास भी चली जाएगी, चाइल्ड प्रोसेस के पास। ऐसे ही है या नहीं जाएगी इंफॉर्मेशन उस सर प्रोसेस, हम इसकी सर डुप्लीकेट कॉपी एक ऐसा बननी है ना। नहीं है। अब देखें ये क्या बड़ा
अच्छा, ये हम स्टडी कर रहे थे कि आपके पास लेट्स सपोज एक प्रोसेस है, उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और एक वेरिएबल के अंदर आपने फाइल को जो है ना ओपन किया है, जैसे यहाँ पे हम ये इंस्ट्रक्शन एक लिखी हुई है, ओपन की, ठीक है। इसके बाद अगर आप कोई प्रोसेस इनिशिएट कर देते हैं, ठीक है, तो क्या वो सारी इंफॉर्मेशन जाएगी उस चाइल्ड सर प्रोसेस वो के पास? डिपेंड, जो पॉइंटर है वो हमारा किस टाइप का है, टाइप ऑफ पॉइंटर पे डिपेंड करता है कि वो लोकल है, ग्लोबल है या ब्लॉक है। और साथ में हम फोर्क के बाद हम क्या कर रहे हैं, अगर हम एक्सटर्नल फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो वो एक्सटर्नल फंक्शन अगर लोकल वेरिएबल है तो वो उसको नहीं कर सकेगा ना। नहीं नहीं, ये आप दोबारा स्टडी करें। ये जैसे ही आप एक फोर्क कॉल करेंगे ना, ये डिपेंडेंट प्रोसेस होते हैं, ठीक है। ये अगर आप पी थ्रेड क्रिएट के थ्रू आप प्रोसेस क्रिएट कर रहे हैं तो वो अलग से रन करेगा, लेकिन जैसे ही आप फोर्क की इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो इसके ये जो प्रोसेस आपका इनिशिएट होगा वो डिपेंडेंट हो जाएगा इस पेरेंट के ऊपर, ठीक है। इवन अगर आप इस प्रोसेस को टर्मिनेट कर देते हैं तो आपके जितने भी चाइल्ड प्रोसेस है वो भी सारे के सारे टर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जितने भी चाइल्ड प्रोसेस आपके क्रिएट होंगे फोर्क के थ्रू, वो सारे के सारे डिपेंडेंट हैं अपने पेरेंट प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। तो जैसे ही आप फोर्क रन करेंगे, इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, वो सारे के सारे वेरिएबल्स कॉपी हो जाएंगे, यहाँ पे एक नई कॉपी जनरेट हो जानी है बेसिकली ये वाली, ठीक है। जिस तरह का आपका पेरेंट प्रोसेस था उसी तरह की एक कॉपी जो है ना वो आपकी एक्सक्यूज यहाँ मी पे आ सर। जाएगी। हाँ जी। सर 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 वो बच्चों को सर अलाउ कुछ कर सकते बच्चे कह रहे हैं लॉक कर दे। हाँ जी, वो बच्चे आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, उनको मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप ये फोर की इंस्ट्रक्शन कॉल करेंगे तो जितने भी आपके मेमोरी वेरिएबल्स हैं या जो भी आपने वहाँ पे डाटा ओपन किया, को फाइल्स को एक्सेस किया हुआ है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी चाइल्ड प्रोसेस के पास भी चली जाएगी, ठीक है। अब इसमें मजे का काम ये है कि अगर आप इस फाइल को रीड कर रहे हैं पेरेंट प्रोसेस के अंदर, ठीक है, आपने एक फाइल यहाँ पे रीड की है पेरेंट प्रोसेस के अंदर, ठीक है, तो जो उसका यहाँ पे इंडेक्स आएगा, ठीक है, आप वो फर्स्ट उसकी जो है ना वो करेक्टर आपने रीड किया, सेकंड करेक्टर रीड किया, थर्ड करेक्टर रीड किया एक फाइल में से, ठीक है। अब फोर्थ करेक्टर रीड किया है, ठीक है। इसी तरह जब आप यहाँ पे रीड करेंगे तो वो भी आपका इसी इंडेक्स को अपडेट कर रहा होगा, ठीक है। तो दोनों आपके जो इंडेक्स हैं वो सेम एक ही जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि क्योंकि इंफॉर्मेशन आपके पास जो इस प्रोसेस की थी वही आपकी डुप्लीकेट हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब जब आप उसको रीड करेंगे तो ये भी उसी फाइल में से रीड कर रहा है और ये प्रोसेस भी उसी फाइल में से रीड करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो जब आप इसकी एग्जीक्यूशन के दौरान अगर आप इसको पैरेलली रन करेंगे तो उसमें ये होगा कि कुछ इंडेक्सेस को ये प्रोसेस अपडेट कर रहा होगा, ये इंक्रीमेंट कर रहा होगा इस तरह से, ठीक है। और फिर जिसको इसने एक्सेस करना है तो ये उससे नेक्स्ट एक्सेस करेगा, ये स्टार्ट से एक्सेस नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है पर प्रोसेस, इंडेक्स पर प्रोसेस, ये उन प्रोसेस के लिए है जो आपके प्रोसेस जो है ना वो डिपेंडेंट नहीं है। जैसे आप पी थ्रेड के थ्रू अगर प्रोसेस इनिशिएट करते हैं तो वो पैरेलली तो रन होगा, लेकिन वो एक दूसरे के डिपेंडेंट नहीं है। तो उस केस में हर एक का अलग इंडेक्स आएगा, ठीक है। वो इंडेक्स आपका फाइल स्ट्रक्चर में जाएगा और यहाँ से वो फाइल की डिस्क्रिप्शन, फाइल डिस्क्रिप्टिव टेबल में से हम वो फिर डाटा फैच करेंगे कि आपने किस करेक्टर को रीड करना है। वो करेक्टर फिर जो है ना यहाँ पे इसको वापस बैक कॉल होता है और यहाँ से फिर हम इसको रीड करते हैं, ठीक है। इसका जो है ना डिटेल अगर आपने स्टडी करनी है तो ये लिनक्स की बुक के अंदर ये चीज़ें मेंशन की हुई हैं। ये आपका टॉपिक ही नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको ओवरव्यू देने के लिए ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर दी है, क्योंकि हम यहाँ पे नेक्स्ट जब इन्हीं स्लाइड्स को कंटिन्यू करेंगे तो वहाँ पे ये टॉपिक दोबारा आ जाएगा, उसमें भी हमने इस चीज़ की डिटेल देखनी है। तो ये सबको क्लियर है ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट? क्या आपके पास जैसे ही प्रोसेस इनिशिएट्स होते हैं डिफरेंट, अगर आप वो फोर्क के थ्रू इनिशिएट कर रहे हैं तो उसकी जो डुप्लीकेट कॉपी है वो आपकी इस प्रोसेस को पास हो जाती है, ठीक है। अब अगर आपने कोई फाइल्स ओपन की हुई हैं या रीडिंग के लिए, जैसे हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं, ठीक है, अब जो इसका इंडेक्स होगा कि इसने कहाँ से फाइल को रीड करना है, ठीक है, वो आप इंडेक्स चेंज कर सकते हैं, आप खुद भी मेंशन कर सकते हैं कि फाइल की फलाने इंडेक्स से हमने जो है ना वो रीडिंग स्टार्ट करनी है, तो वो उससे फिर आगे इंडेक्स आपका वन बाय वन इंक्रीमेंट करता रहेगा, ठीक है। तो वो इंडेक्स
यहाँ पे भी आ जाएगा और वो इंडेक्स आपका यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, अगर आप पेरेंट चाइल्ड प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट करता है तो वो भी इंडेक्स को अपडेट कर देगा, अगर पेरेंट प्रोसेस करता है तो वो भी उसको अपडेट कर देगा। ठीक है, तो दोनों सेम ही इंडेक्स को प्रोसेस कर रहे होंगे। ठीक है, और इस तरह से वो अपनी डाटा की इंफॉर्मेशन फेच कर रहे होंगे और वो आपका यहाँ पे आ रहा होगा। हाँ जी सर ये चाइल्ड प्रोसेस को अलग कॉपी नहीं मिलेगी फाइल की? नहीं, कॉपी तो अलहदा ही मिलेगी, लेकिन वो जो प्रोसेस है उस फाइल आपकी पहले ओपन हुई हुई है ना यहाँ पे, उसका जो इंडेक्स है ठीक वो है, तो आपका समझ सेम ही आएगा। वो सेम फाइल को पॉइंट कर रहे हैं। ये मैं ना आपको थोड़ा सा मुझे ठीक एक्सप्लेन हो गया करने दें, सर। अभी हम आगे चलेंगे ना तो हम ये देखेंगे कि आप जैसे फाइल्स क्रिएट करते हैं तो वो कैसे फाइल्स मैनेज होती हैं। इसकी एक एग्जांपल हम देखेंगे आगे लिनक्स के अंदर। ये चीज़ें आपको वहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ओके सर। ठीक है, ये अभी हम अच्छा उसके बाद फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। ये डिफरेंट जो है ना वो फंक्शन हैं, ये आप इसको डिटेल में देख लें। ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था, कुछ फाइल की टाइप्स हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट फाइल्स, और इसी तरह दूसरी कुछ टाइप्स। अब हम देखते हैं फाइल स्ट्रक्चर। अच्छा, फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है? फाइल टाइप्स में बी यूज टू इंडिकेट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ फाइल। ठीक है, अब वो फाइल किस तरह की है, उसका उसका अपना इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे है। ठीक है, अब ये डिफरेंट फाइल्स का अपना स्ट्रक्चर होता है। अगर आप XML फाइल्स को सर्च करें या आप HTML फाइल, JSON फाइल, डिफरेंट फाइल्स हैं। ठीक है, उनका एक अपना स्ट्रक्चर होता है लिखने का। ठीक है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उस फाइल को उसी तरह से फिर डिकोड करता है। ठीक है, ये इसके एग्जांपल यहाँ पे आ जाएगी आगे। यहाँ पे अगर आप देखें, आपके पास जो डिफरेंट फाइल्स होती हैं, जैसे टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, उसके अंदर आपके पास करैक्टर्स होते हैं। ठीक है, करैक्टर्स हो गए या आपके पास लेटर्स वगैरह आ जाते हैं। जो सोर्स फाइल है उसके अंदर एक स्पेसिफिक पैटर्न का डाटा होता है। ठीक है, जैसे आप डॉट सी की फाइल अगर आप देखें जो आप राइट करते हैं, या जो डॉट जावा की फाइल्स हैं। ठीक है, सोर्स प्रोग्राम हैं जितने भी। ठीक है, इसमें जैमल आ जाती है, HTML आ जाती है, जितनी भी बाकी सारी लैंग्वेजेस हैं उनका एक अपना स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अकॉर्डिंगली ही भी उस फाइल को डिकोड करता है। ऑब्जेक्ट फाइल आ जाती है आपके पास। ठीक है, तो ये डिफरेंट फाइल्स के स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, अब इन फाइल्स को एक्सेस किस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेस जो मैकेनिज्म हैं वो आपके पास 3 हैं। ठीक है, या तो आपके पास सीक्वेंशियल एक्सेस होगी, अगर आपके पास टेक्स्ट फाइल्स हैं। ठीक है, तो उसको हम एक सीक्वेंस के अंदर सिर्फ फैच कर सकते हैं। ठीक है, सीक्वेंस में मतलब आप एक उसको एक इंडेक्स बता देते हैं कि इस इंडेक्स से हमने सर्चिंग स्टार्ट करनी है, और वो उसी इंडेक्स में या इंक्रीमेंट कर रहे होंगे या हम डिक्रीमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, आप बैक साइड पे भी सर्चिंग कर सकते हैं और उसको राइट साइड पे भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारे पास आ जाता है रैंडम एक्सेस। ठीक है, कुछ आपके पास इस तरह की फाइल्स होती हैं जैसे जेसन फाइल है। ठीक है, अब इसमें हम जो है ना वो रैंडम सर्चिंग कर लेते हैं। रैंडम का मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट अगर हमने फाइंड करना है तो उसके हम इसको एक वैल्यू पास करते हैं, या हमें बता देता है कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो हम लीनियर सर्चिंग नहीं करते, हम वो डायरेक्ट इसके अंदर सर्चिंग कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ इंडेक्स की बात करेंगे, इंडेक्स, सिक्वेंशियल एक्सेस। इन तीनों की एक एक एग्जांपल मैंने आगे ऐड की हुई है, वहां से ये आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देखें, सिक्वेंशियल एक्सेस के अंदर आपकी जो फाइल है वो किस तरह से एक्सेस होती है। कोई भी एक करंट पोजीशन हम बता देते हैं, तो या आप यहाँ से इस तरह से फैच कर सकते हैं या उससे इस तरह से बैक साइड पे कर सकते हैं। तो इंडेक्स में आप प्लस या माइनस करेंगे तो वो आपका सीक्वेंस जनरेट होता रहेगा। जितनी भी टेक्स्ट फाइल्स हैं या आप फाइल्स को जब रीड करते हैं तो उसको हम इसी तरह से उसका इंडेक्स इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद डायरेक्ट एक्सेस के अंदर मैंने आपको बताया कि जिस तरह कुछ आपकी फाइल्स फॉर्मेट्स होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, हम रिलेटिव ब्लॉक नंबर बता देते हैं कि हमने वहां से डाटा जो है ना वो सर्च करना है। ठीक है, कुछ आपका जेसन की जिस तरह की आपकी फाइल है ना, इसको अगर आप सर्च करेंगे तो ये इसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशंस हैं। तो उस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं, हमें की पास करते हैं, वो हमें बता देता है कि ये इसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप उसको फैच कर सकते हैं। ठीक है, पोजीशन हमें यहाँ पे बताई होती है, वहां से हम रीड कर लेते हैं और वहां पे आप राइट कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद ये इसकी एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर आपने डायरेक्ट एक्सेस करना है या आपने लीनियर उसको सीक्वेंशियल एक्सेस करना है तो वो कैसे एक्सेस होगा। ठीक है, इसके अंदर हम 3 ही सिर्फ स्टेप्स कर सकते हैं लीनियर एक्सेस के अंदर। या आप रीसेट करेंगे तो आपका जो इंडेक्स है वो रीसेट करके 0 पे आ जाएगा, दोबारा से हम 0 से इंडेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप रीड नेक्स्ट कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपका इंडेक्स है वहां से आप नेक्स्ट रीड करेंगे या वहां पे आप नेक्स्ट राइट करेंगे। ठीक है, तो इंडेक्स के बेस के ऊपर इसकी सर्चिंग होती है। डायरेक्ट एक्सेस के अंदर मैंने बताया कि आप जो है ना एक उसका पॉइंटर एक हम पास कर देते हैं कि हमें यहाँ से सर्चिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो वहां पे आप सर्चिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, उसके बाद इंडेक्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इंडेक्स के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है ना वो हर जो एक फाइल होती है इस तरह से इंडेक्स फाइल। ठीक है, इसमें कोई डाटा नहीं स्टोर होता, इसके अंदर इंडेक्सेस स्टोर होते हैं। इंडेक्सेस का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स होते हैं जो किसी और फाइल को पॉइंट कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये स्मिथ है। ठीक है, तो अब ये किस फाइल को पॉइंट कर रहा है, ये इस फाइल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे कोई नंबर मेंशन किया हो। ठीक है, तो वो नंबर फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे फेच करेंगे और वहां से हमें वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो इंडेक्स फाइल्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं। इसके एक एग्जांपल अभी हम देखेंगे कि ये फाइल्स आपकी कैसे क्रिएट होती हैं। ठीक है, आप इंडेक्स क्रिएट कर लेंगे फाइल का और वो फाइल आपकी फिर ऐसे एक्सेस हो जाएगी सिंपली। ये तीनों की एक एक एग्जांपल यहाँ पे ऐड की हुई है, इसको आप थोड़ा सा डिटेल में देख लेना बाद में। सिक्वेंशियल के अंदर हमारे पास 1 बाय 1 इस तरह से, और रैंडम एक्सेस के अंदर आप कोई भी रैंडमली जो भी आपने इंडेक्स सर्च करना है वो आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो सीक्वेंस मेंटेन नहीं हो रहा होता, आप रैंडमली अपने प्रोग्राम के अंदर भी इंडेक्स खुद से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी वो फाइल जो है ना वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। और जो आपकी इंडेक्स फाइल है उसके अंदर इस तरह से हमने इंडेक्सेस स्टोर किए होते हैं। ठीक है, जैसे ये वाली फाइल है, ये किस इंडेक्स के ऊपर पड़ी हुई है वो यहाँ से आपको इंडेक्स मिल जाएगा। उस इंडेक्स के ऊपर आएंगे जैसे 5 के ऊपर, तो आपको यही फाइल वहां से फैच हो जाएगी। ठीक है, ये उसी तरह से है जैसे आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक पूरा टॉपिक एक स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये उसी के अंदर भी इसी तरह से डाटा ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, इसी तरह आप ये डाटा अपना फाइल्स के अंदर भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी उसी की एक एग्जांपल यहाँ पे मेंशन की हुई है। अच्छा, उसके बाद हम ये देखते हैं कि आपका जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, डायरेक्टरीज क्या होती हैं आपकी, जो आपके फोल्डर्स हैं। ठीक है, या जो आपकी पार्टीशन हैं उनको आपने डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर डिवाइड कर लिया है। ठीक है, तो वो सारी की सारी आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका जो हर डायरेक्टरी के अंदर अगर एक ही फाइल आती है इस तरह से। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ नोट्स कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल्स। ठीक है, डायरेक्टरीज में और फाइल्स में आपको डिफरेंस पता है ना। फाइल्स हम किसको कह रहे यस हैं, सर, डायरेक्टरीज हम किसको कह रहे हैं। फाइल सर। ठीक है, तो ये जो डायरेक्टरीज होंगी उनके अंदर कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो उनको जो है ना यहाँ पे इन नोटेशंस के साथ रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो इस तरह से कुछ चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है बैक एंड पे। अब ये देखें, आपके पास जो है ना वो 2 डिफरेंट पार्टीशन हैं। ठीक है, आपके पास एक डिस्क ड्राइव आपके सिस्टम में लगी हुई है, उसको हमने 2 पार्टीशन के अंदर डिवाइड कर लिया है। ठीक है, वो एक सी पार्टीशन हो सकती है, कोई और पार्टीशन हो सकती है इस तरह से। अब उसके अंदर हर पार्टीशन के अंदर कुछ डायरेक्टरीज आप क्रिएट करते हैं। ठीक है, और उन डायरेक्टरीज के अंदर आप फाइल्स रखवा देते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है और वो इसको इसी के अकॉर्डिंगली ही एग्जीक्यूट कर रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस डायरेक्टरी की फाइल्स आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे इस पार्टीशन के अंदर नो सर। नहीं हो सकती। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो यहाँ पे इंश्योर कर रहा होता है। यहाँ पे जो उसकी एक्सेस मैकेनिज्म है वो यहाँ पे उसको रेस्ट्रिक्ट करता है कि आप ये वाली फाइल्स आप यहाँ पे सर्च नहीं कर सकते। जब आप सर्च करेंगे कोई फाइल तो वो इसी डायरेक्टरी के अंदर रहते हुए ही फाइल को सर्च करके आपको रिजल्ट शो करेगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अगर आपके पास 2 डिस्क डिफरेंट डिस्क लगी हुई हैं आपके सिस्टम के अंदर। ठीक है,
आप इन दोनों को मर्ज करके एक पार्टीशन भी बना सकते हैं। इज इट पॉसिबल? ये हो सकता है? यस सर। तो इस रेड तरह से जीरो भी में हो सकता है, ठीक है। आप ये 2 डिस्क ड्राइव्स अटैच कर लें अपने सिस्टम के साथ, दोनों की आप एक ही पार्टीशन में कन्वर्ट कर लें। अब वहां से जब आप सर्चिंग करेंगे तो सारी की सारी फाइल्स आपकी एक ही डायरेक्टरी में आ जाएगी, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद इंफॉर्मेशन इन अ डिवाइस डायरेक्टरी, ठीक है। अब किस तरह की इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास स्टोर करता है, उस डायरेक्टरी का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, उसकी मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। करंट लेंथ का मतलब ये है कि उसके अंदर अभी कितना डाटा स्टोर हुआ है, ठीक है, या कितना अभी आप और डाटा स्टोर कर सकते हैं, वो आप यहाँ से फैच कर सकते हैं। मैक्सिमम लेंथ उसकी आ जाएगी। लास्ट आपने उसको कब एक्सेस किया है, लास्ट अपडेट कैसे किया है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्टरी के अंदर ऑलरेडी स्टोर होती है, ठीक है। तो ये कुछ डायरेक्टरी ऑपरेशंस हैं, ये आप ऑलरेडी परफॉर्म करते ही रहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये हम लिनक्स के अंदर कुछ कमांड्स हम बल्कि मैंने स्टार्ट के ऊपर ये कुछ कमांड्स आपको बताई थी, वहाँ पे हमने ये चीज़ें देखी थी। आप फाइल को कैसे सर्च कर सकते हैं, ठीक है, फाइल क्रिएट कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, लिस्ट डायरेक्टरी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। कि सारी फाइल्स की अगर आपने लिस्ट देखनी है कौन कौन सी डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती हैं, उसकी एक हमने कमांड एलएस की एक देखी थी। उसके बाद आप फाइल को रीनेम कर सकते हैं, फाइल या डायरेक्टरी को, ठीक है। और इसी तरह से आप पूरे सिस्टम को ट्रवर्स कर सकते हैं, ठीक है। वन बाय वन सर्च कर सकते हैं किस डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशंस आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि आप जो है ना वो इसका फ़ायदा क्या होगा फिर हमें डायरेक्टरी जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं, इसका गोल क्या है बेसिकली। तो इसमें एक तो हमने एफिशिएंसी अचीव करनी है कि हमारे पास जो फाइल्स हैं वो क्विकली हमें अवेलेबल हो जाएं। हमारे पास जो जिस तरह की फाइल्स को हम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं या ग्रुप करना चाहते हैं, उनको हम ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। आप एक फोल्डर के अंदर वही फाइल्स रखते हैं जो रेलेवेंट होती हैं, ठीक है। इसी तरह से उनकी हम नेमिंग कर सकते हैं ताकि हमें कन्वीनियंट रहे कि नेक्स्ट टाइम जब हमने उनको यूज़ करना है तो हम उसको रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है, कि ये आप किस पर्पज़ के लिए हमने ये फाइल्स क्रिएट की थी या फोल्डर्स क्रिएट किए थे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना कुछ हम लेवल्स सर्च करेंगे कि ये स्टडी करेंगे कि ये अब किस तरह से हम ये फाइल जो है ना ये मैनेज होती हैं आपकी फोल्डर्स के अंदर, फाइल्स किस तरह से मैनेज हो रही होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल लेवल डायरेक्टरी, ठीक है। इसके अंदर आपके पास हर डायरेक्टरी के अंदर जो है ना वो इस तरह से कुछ फाइल्स आ जाती हैं, ठीक है। आपके पास एक ही लेवल है, ठीक है। कुछ आपके पास डायरेक्टरीज हैं, उनके अंदर कुछ फाइल्स हैं, ठीक है। तो वो इस तरह से आपकी सिंपल पड़ी हुई हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है, इजी टू स्पॉट एंड अंडरस्टैंड, रिक्वायर यूनिक फाइल नेम्स, नो नेचुरल सिस्टम फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ फाइल। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि आपके पास अगर ये आपने एक फाइल फोल्डर है, उसके अंदर एक फाइल हमने यहाँ पे रखवा दी है, ठीक है। अब इसी फोल्डर के अंदर अगर आपने सेम नाम की फाइल रखवानी है तो वो यहाँ पे उसको राइट नहीं करवाने देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो रेस्ट्रिक्शन आ जाती है। अब इसी तरह अगर यहाँ पे एक फाइल है, यही फाइल आपने अगर यहाँ पे रखवानी है तो वो आप इस फोल्डर में उसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे, ठीक है। मतलब अगर 2 डिफरेंट फाइल्स हैं, एक ही फाइल है लेट्स सपोज, और आपको वो 2 डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर चाहिए, इसके अंदर भी चाहिए और इसके अंदर भी चाहिए, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी डुप्लीकेशन करके यहाँ पे रखवानी पड़ेगी, ठीक है, जो कि एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है। इसको हम नेक्स्ट सोल्यूशन में देखेंगे कि इसको हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं कि आपके पास डाटा जो है ना वो डुप्लीकेशन भी ना हो, डाटा आपका जो स्टोरेज है वो भी लॉस्ट हो रही है। अच्छा, उसके बाद 2 लेवल डायरेक्टरी सिस्टम भी देख लेते हैं। इसके अंदर आपके पास एक आपके पास मास्टर डायरेक्टरी आ जाती है, ठीक है। जैसे प्रीवियस के अंदर क्या प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे देखें, अगर ये वाला जो डायरेक्टरी सिस्टम था, इसके अंदर अगर एक यूज़र है, ठीक है, एक आपका जो सिस्टम है उसको डिफरेंट यूज़र एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा यूज़र्स हैं, तो उस केस में ये वाली जो फाइल है ये हो सकता है यूज़र 1 ने क्रिएट की हो। इसी तरह यूज़र 2 जो है ना वो ये फाइल क्रिएट नहीं करना चाहता इस फोल्डर के अंदर, वो ये चाहता है कि यहाँ पे जो फाइल्स हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि ये आपकी
फाइल जो है ना वो अगर सेम नाम की है तो वो यहाँ पे उसको हम मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपके पास सेम नाम की 2 फाइल्स नहीं हो सकती। तो लेकिन ये प्रॉब्लम यहाँ पे रिजॉल्व हो जाती है 2 लेवल डायरेक्टरी के अंदर। अगर आप डिफरेंट यूजर्स क्रिएट कर लें, ठीक है, हर यूजर की अपनी एक एक्सेस होगी, वो उसी के अंदर रहते हुए अपनी फाइल्स को एक्सेस कर सकेगा, ठीक है। ये जो फोल्डर है कैट, ठीक है, ये यूजर 1 भी क्रिएट कर सकता है, यूजर 2 भी इस नाम का फोल्डर क्रिएट कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसको सिर्फ अपने फोल्डर की एक्सेस होगी, वो इस यूजर के फोल्डर को एक्सेस नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो इस तरह से वो वाला जो प्रॉब्लम था वो यहाँ पे रिजॉल्व हो जाता है। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट जाते हैं, तो यहाँ पे 2 लेवल डायरेक्टरी, 2 लेवल के अंदर एडवांटेजेस क्या होंगे फिर आपको? जो नेम कोलिजन प्रॉब्लम थी वो आपकी यहाँ पे रिजॉल्व हो जाती है, आइसोलेट यूजर्स फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। आप यूजर्स को सेपरेट कर सकते हैं, हर यूजर सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन को ही फैच कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या आएंगे? रेस्ट्रिक्ट यूजर कॉपरेशन, ठीक है, कि अब देखें अगर सेम फाइल आपको चाहिए तो वो आपको 2 डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर रखवानी पड़ेगी, ठीक है। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉस्ट हो रही है, यूजर्स अपनी इन्फॉर्मेशन शो नहीं जो है ना वो शेयर नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे आ जाएगी। नो लॉजिकल ग्रुपिंग कैपेबिलिटी, ठीक है, अब वो वहाँ पे आप ग्रुपिंग नहीं कर सकते। ग्रुपिंग का मतलब ये है कि आपने कोई फाइल सर्च करनी है, ठीक है, वो फाइल जब सर्चिंग होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी यूजर डायरेक्टरी के अंदर जो जो फाइल्स पड़ी हैं सिर्फ उनको वो लिस्ट डाउन करेगा। अगर कोई ऐसी फाइल किसी दूसरे यूजर में पड़ी हुई, आप उसको सर्च करेंगे तो वो आपको यहाँ पे सर्चिंग नहीं करने देगा। तो अच्छा, उसके बाद ये पाथ नेम आ जाता है। अच्छा, अब जब हम 2 डायरेक्टरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, 2 लेवल डायरेक्टरी की, तो उसके अंदर फिर हमें क्या बताना पड़ेगा? हमें एक यूजर नेम अलग से मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, कि किस यूजर की किस फाइल को हम एक्सेस करने लगे हैं, ठीक है। तो अगर तो आपका यूजर एक ही है, ठीक है, तो वो आप उसको फाइल को एक्सेस कर लेंगे। अगर एक से ज्यादा यूजर है तो फिर आप वो सिस्टम चेक करेगा कि क्या उस यूजर ने परमिशन दी हुई है उस फाइल को एक्सेस करने की। अगर तो वो पब्लिक है उसकी फाइल, तो फिर आप उसको उस यूजर की आईडी के साथ यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। वो यूजर आप यहाँ पे मेंशन कर दें वो किस यूजर में फाइल पड़ी हुई है, वो फाइल नेम आप यहाँ पे लिखेंगे तो वो फाइल आपकी एक्सेस हो जाएगी। ये चीजें क्लियर है ना? ये तो आपको ऑलरेडी आप इस चीजों से फेमिलियर हैं, ये तो आप लोग अपने सिस्टम्स को यूज करते हैं, तो ये तो चीजें आपने पहले भी देखी होंगी, यस सर। ठीक है ना। ये जस्ट हम इसको गो थ्रू कर रहे हैं, इसको आप एक दफ़ा रिवाइज कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी वो फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको देख लेंगे। इसमें असल में 1-2 मेजर टॉपिक्स आने हैं लास्ट के ऊपर, वो हमने ज़रा उसको डिटेल में देखना है। मैं इसलिए ज़रा इसको थोड़ा सा फास्टली लेके चल रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद 2 लेवल के बाद ना हमारे पास एक ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरीज का जो है ना वो कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इसको मैं यहाँ से एग्जांपल आप इसकी देख लें। इसके अंदर हमारे पास ये होता है कि हर फोल्डर जो है ना वो कुछ फोल्डर्स हमारे पास आ जाते हैं। जैसे इस फोल्डर के अंदर ये फोल्डर पड़ा हुआ है, उस फोल्डर के अंदर हमारे पास इस तरह से फाइल्स आ जाती हैं, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे सब फोल्डर्स हम क्रिएट कर सकते हैं, जो आप पहले करते रहे हैं। आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब फोल्डर क्रिएट करते हैं तो उन फोल्डर्स के अंदर दोबारा से फोल्डर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप सब डायरेक्टरीज क्रिएट कर लेते हैं और उनके अंदर किसी फोल्डर के अंदर फोल्डर पड़ा होगा, किसी फोल्डर के अंदर सब फोल्डर होगा, उसके अंदर सब फोल्डर, फिर सब फोल्डर, वहाँ पे आप फाइल रखवा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर भी हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इस तरह के स्ट्रक्चर में हम एडवांटेजेस क्या होंगे? इसमें हमारे पास जो एफिशिएंट सर्चिंग हो जाएगी, ठीक है, ग्रुपिंग कैपेबिलिटी आ जाएगी कि डाटा को आप ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। जो किस तरह से आपने उसको ग्रुप करना है, ठीक है। 2 लेवल के अंदर एक प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पे, अगर वापस हम जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये यूजर है जैसे ये वाला, ठीक है, इसको ये वाली फाइल चाहिए और ये वाली फाइल चाहिए, ठीक है, या इन दोनों फोल्डर्स को कोई एक फाइल चाहिए ये वाली, ठीक है। तो पहले ये चीज़ हम नहीं कर सकते थे, ठीक है। आपके पास एक ही फोल्डर है, उसके अंदर फाइल्स पड़ी हुई हैं,
तो जब आप सब फोल्डर्स के ऊपर जाएंगे तो फिर आप इन फोल्डर्स को एक ही नेम के अंदर रखवा दें और उसको ये वाली फाइल रखवा दें। जो उनकी शेयर्ड फाइल है वो आप एक प्लेस पे रखवा दें, और जो उनकी फाइल जो शेयर्ड नहीं है उसको एक सब फोल्डर के अंदर आप रखवा सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे यही बात कर रहा है। हाँ जी, इसकी समझ नहीं आई जो आपने बोला है कि इसको सेम फोल्डर में रखवा दें उसकी। ये देखें ना, आपके पास एक फाइल है, वो आपको, ये एक फाइल है, ठीक है, ये हमारे पास दो फोल्डर हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का है और एक हमारे पास लेट्स सपोज एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का है। ये दो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर हमें एक ऐसी फाइल चाहिए जो सिमिलर है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले आप ये करेंगे, इस फोल्डर के अंदर भी ये फाइल रखवा रहे हैं, इस फोल्डर के अंदर अलग से फाइल रखवा रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम ये कर सकते हैं कि आप एक फोल्डर एक ही बनाएं, ठीक है, इस तरह से OS और AA, ठीक है। फोल्डर आप एक ही बनाएं, उसके अंदर ये फाइल आप ऐड कर दें, यहाँ पे 1, ठीक है, इस तरह। और फिर आप इसके अंदर अलग से कुछ फोल्डर्स बना सकते हैं, जो इनकी डिस्टिंक्ट फाइल्स हैं वो यहाँ पे चली जाएंगी, जो उनकी शेयर्ड फाइल्स हैं वो आप डायरेक्टली यहाँ पे रखवा सकते हैं। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो उसकी शेयर्ड फाइल जो होंगी वो आप उनको ज्वाइन कर दें, जो जिनकी दोनों फोल्डर्स में ज़रूरत है, जिनकी ज़रूरत आपको डिफरेंट है या उनकी डिस्टिंक्ट फाइल्स हैं, वो फिर उनके अलग अलग सब फोल्डर्स के अंदर चली जाएंगी। आ गई है सर। फोल्डर्स बन गए। हाँ जी, वो फोल्डर के अंदर आप और फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं ना, सब डायरेक्टरीज आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ट्री स्ट्रक्चर के अंदर यही होता है। आपके पास जो अभी आप अपना फाइल सिस्टम यूज करते हैं वो इसी की बेस के ऊपर लाई करता है, बल्कि इसकी भी आगे एक्सटेंशन अभी हम आगे देखेंगे, वो उसके ऊपर लाई करता है। उसके अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट्स पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है ना वो आप इसी तरह से फाइल को डिलीट कर सकते हैं, फाइल क्रिएट कर सकते हैं, डायरेक्टरी इस तरह से आप जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी इंस्ट्रक्शंस हमने ऑलरेडी पहले ही देखी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें अब ये होगा कि अब अगर आप ये वाला जो ट्री स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे हमने इस प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा है, ये एक ट्री स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अगर आप इसकी कोई नोड को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, जैसे लेट्स सपोज हम इस नोड को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं, तो इसका इफेक्ट क्या आएगा? ये सर वाला जो इसके सारे सब फोल्डर और सब फाइल डिलीट हो गए। ये जो इसका ट्री सब जो इसका सब स्ट्रक्चर है नीचे ये वाला, ये सारे का सारा भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी डिपेंडेंट फाइल्स थी इससे वो सारी की सारी रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। तो वो यहाँ पे इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद हम एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे यहाँ पे, ए साइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरीज, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अब आप ये कर सकते हैं कि आपके पास जो डायरेक्टरीज है ना, जैसे ये एक डायरेक्टरी थी, इसी तरह एक ये डायरेक्टरी है, आप इनकी फाइल्स को आपस में मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये एक फोल्डर था, ये अलग फोल्डर है, उसके अंदर एक फोल्डर है ये काउंट, ठीक है, इसी तरह ये एक फोल्डर है काउंट, ठीक है। अब इन दोनों काउंट्स के अंदर हमें एक शेयर्ड फाइल चाहिए, ठीक है। वो फाइल अब कैसे क्रिएट करेंगे, उसके डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं। या तो आप ये कर सकते हैं कि ये फाइल आप जो है ना वो किसी एक प्लेस पे स्टोर कर दें, और इसकी जो लिंक फाइल्स हैं वो आप यहाँ पे रखवा दें, ठीक है। जब आप लिंक फाइल्स रखवाएंगे तो जैसे ही आप ये वाली फाइल डिलीट करेंगे तो वो लिंक भी आपके वहाँ से डिलीट हो जाएंगे, या वो लिंक आपके फिर वर्किंग में नहीं रहेंगे, वो फाइल आपकी परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, ठीक है। जैसे शॉर्टकट्स सर। हाँ जी, ये शॉर्टकट्स हम देखेंगे आगे, इसको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। अच्छा, ये जो है ना ये थोड़ा सा हमने इसको देखना है, अगर हमारे पास टाइम अभी है। यहाँ पे देखें, आपके पास जो है ना वो जैसे ही आप सिस्टम के अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं ना, तो उसको एक आई नोड नंबर असाइन हो जाता है, ठीक है, जो यूनिक नंबर है। जैसे आप डेटाबेस के अंदर कुछ आप पढ़ते होंगे ना, वो यूनिक कीज होती हैं हर टेबल को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कुछ हमने फाइल्स को मैनेज करना है अपने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ने, तो वो जैसे ही आप एक फाइल क्रिएट करते हैं तो उसको एक नंबर असाइन हो जाता है, आई नोड नंबर, ठीक है। तो अब हम
हमने अब एसाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरीज की बात करनी है। इसमें मैंने आपको बताया कि आपके पास क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास कुछ डायरेक्टरीज होती हैं इस तरह से, ठीक है। जैसे ये भी डायरेक्टरी है, ये भी डायरेक्टरी है, लेकिन ये बिलोंग किसी डिफरेंट और डायरेक्टरीज को बिलोंग कर रही हैं, ठीक है। या इनकी पेरेंट डायरेक्टरीज डिफरेंट हैं, ठीक है। तो अब अगर आपने यहाँ पे डाटा को स्टोर करना है, ठीक है, इस काउंट के अंदर भी यही फाइल चाहिए, इस काउंट के अंदर भी यही फाइल चाहिए, ठीक है। तो अब इसको स्टोर करने के दो मैकेनिज्म्स हैं। या तो आप इसको भी एक फाइल यहाँ पे दे दें इसी नाम की, या आप इसको यहाँ पे एक उसी नाम की फाइल दे दें, ठीक है। अब इसकी प्रॉब्लम इसमें क्या आएगी, अगर हम ये वाला काम कर लेते हैं तो इसमें एक प्रॉब्लम आएगी। वो क्या आएगी? सर एक तो रिपीट होगी, उससे जो फाइल डुप्लीकेट हो जाएगी। लेट्स से हम एक के अंदर चेंज करते हैं तो दूसरे के अंदर अलग से करना पड़ेगा, दोनों के हाँ जी, अंदर एक साथ चेंज। ठीक है। आप अगर यहाँ पे चेंज करते हैं तो फिर आपको यहाँ से भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आपको डाटा सिंक नहीं आपको मिलेगा यहाँ से, ठीक है। लेकिन अगर इसके बरक्स आप अगर इस टेक्निक पे जाते हैं कि आप एक लिंक फाइल क्रिएट करके यहाँ पे रख लें, ठीक है, तो फिर आप मेन के अंदर चेंज करेंगे, दोनों के अंदर यहाँ पे चेंज होता रहेगा, ठीक है। या अभी हम एक चीज स्टडी करेंगे कि अगर आप लिंक क्रिएट कर लेते हैं, आप लिंक के अंदर चेंज करेंगे तो ये वाली जो आपकी एक्चुअल फाइल्स हैं वो भी मॉडिफाई हो जाएंगी, ठीक है। ये भी हम एक एग्जांपल यहाँ पे लिनक्स की देखेंगे, उसमें ये चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक। हाँ जी, ये मैंने आपको कहा था कि आपने स्टडी करके आना है। ये कुछ स्टूडेंट्स को मैंने ये टास्क दिया था। इसके अंदर देखें, हम ना कुछ लिंक्स क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। हार्ड लिंक या सॉफ्ट लिंक्स के नाम से ना ये इंस्ट्रक्शन है एलएन की सिर्फ, ठीक है। इसको आप रन करेंगे। अब इसको आपने सोर्स फाइल देनी है, ठीक है। मैं इसको ना बल्कि आप लिनक्स के अंदर ट्राई करना है इन दोनों इंस्ट्रक्शंस को। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, मैं लिनक्स स्टार्ट करूंगा तो वो टाइम ले जाएगा। इन दोनों इंस्ट्रक्शंस को वन बाय वन आपने रन करना है, ठीक है। अब इसका मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है। आप ये लिंक की कमांड यूज करेंगे, आगे आपने बताना है कि किस टाइप का आपने लिंक बनाना है। अगर आप -s पास करते हैं तो इसका मतलब ये है कि सॉफ्ट लिंक क्रिएट करेगा, ठीक है। और अगर आप ये -s पास नहीं करते, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो वो उसका हार्ड लिंक क्रिएट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे ये लिखने के बाद आपने फाइल देनी है इसको, जिस भी फाइल का आपने लिंक क्रिएट करना है, ठीक है, या जिसके साथ आप फाइल के साथ लिंक करना चाहते हैं, और आगे अपने लिंक का नाम दे दें, ठीक है। ये 4 आपने वैल्यूज पास करनी है, ठीक है। एलएन इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, -s सॉफ्ट लिंक के लिए लिखेंगे, यहाँ पे आपने फाइल रखवा देनी है, कोई भी फाइल आप यहाँ पे रखवा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं f1.txt रखवा देता हूँ, ठीक है। जब आप ये फाइल पास करेंगे फिर आपने साथ एक इसको क्या पास करना है, कोई भी नाम पास करना है। ये इसको आप किसी भी एक्सटेंशन के अंदर इसको पास कर सकते हैं, ठीक है। या आप इसको सिंपली कोई भी नेम दे सकते हैं। जो भी नेम आप देंगे, जब आप इस नेम को सर्च करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपकी इस फाइल को सर्च कर लेगा, ठीक है। अब ये बैक एंड पे वर्किंग कैसे होती है, अगर हम सॉफ्ट लिंक की बात करें तो उसमें ये होगा कि आपके पास जो भी कंटेंट इस फाइल के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है, वो इसके अंदर कॉपी नहीं होंगे। ये जो आप नया लिंक क्रिएट करेंगे इसके अंदर क्या पड़ा होगा, लिंक के अंदर, इस लिंक के अंदर एड्रेस पड़ा होगा इस फाइल का, f1.txt का, ठीक है। ये इस तरह से अपने जो है ना वो एड्रेस स्टोर कर लेगा, ठीक है। जब आप इस फाइल को एक्सेस करेंगे, वो लिंक फाइल चेक करेगी कि वो किसको एक्सेस कर रही है, ठीक है। तो उसको वो यहाँ से एड्रेस मिल जाएगा और उस एड्रेस को वो शो कर देगी, ठीक है। अब इसमें ये होगा, अगर आप इस फाइल को डिलीट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, तो ये फाइल यहाँ से अपना लिंक सर्च करेगी, उसको यहाँ से वो लिंक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो आपको एरर मैसेज डिस्प्ले कर देगी कि ये फाइल आपकी वहाँ पे नहीं पड़ी हुई। नहीं, इसमें आपने चेंज एक ही जगह पे करनी है। आप इस फाइल के अंदर चेंज करेंगे तो वो आपकी ऑटोमेटिकली इसके अंदर भी चेंज होती रहेगी, ठीक है। अच्छा, हार्ड लिंक के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास जो ये वाला जो एड्रेस है ये नहीं आता, ठीक है। इसकी जगह पे जो मैंने आपको बताया आई नोड नंबर, वो हमारा यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। आई नोड नंबर क्या है, आपका वो नंबर है जो किसी फाइल को पॉइंट कर रहा है, जो आपकी हार्ड डिस्क पे पड़ी हुई है, ठीक है। ये इसका यूनिक नंबर है।
तो जब आप इसका लिंक क्रिएट करेंगे इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू, जो यहाँ पे हमने ये वाली इंस्ट्रक्शन लिखी है, ठीक है, तो इसको भी यही आई नोड नंबर असाइन हो जाएगा और इस फाइल का भी आई नोड नंबर यही है, ठीक है। तो जब आपने लिंक क्रिएट किया इस फाइल के साथ, ठीक है, तो अगर आप इस फाइल को डिलीट करेंगे तो क्या ये वाली फाइल डिलीट होगी? नो सर, मेरा नहीं ख्याल। ये फाइल डिलीट नहीं होगी क्योंकि ये अब आपकी एग्जैक्ट लोकेशन को पॉइंट कर रही है, तो वो यहाँ पे आपके पास ये इसी को ही एक्सेस करती रहेगी, ठीक है। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि ये जब भी आपके पास जो आई नोड नंबर है उसका एक काउंटर आ रहा होता है कि ये फाइल की कितनी प्लेसमेंट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, या ये वाली जो फाइल है वो उसको कितनी जो है ना उसके काउंट जनरेट हुए हुए हैं, कितनी डिफरेंट फाइल्स उसको एक्सेस कर रही हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर देंगे इस फाइल को यहाँ से, तो ये एक्चुअल प्लेस से आपकी फाइल डिलीट नहीं होगी, ठीक है। ये आपकी फाइल जो है ना स्टिल एग्जिस्ट करेगी, उसको कौन पॉइंट कर रहा होगा, ये वाली नई फाइल पॉइंट करना शुरू कर देगी, ठीक है। अगर आप इसको भी डिलीट करेंगे तो फिर इसका काउंट जो है ना वो यहाँ पे हो जाएगा 0। जब उसका काउंट 0 होगा तो वो फिर इसका लिंक क्रिएट डिलीट कर देगा और उसको हार्ड डिस्क के भी डिलीट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मैनेज करता है। आप ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है ना आप अपने पास इसको रन करके देखें, ये जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है ये आपको तभी आप साथ साथ सीख सकते हैं कोई ना कोई, उसको जरूर देखें। अच्छा ये हम थोड़ा सा आप देखेंगे यहाँ से। अच्छा ये ना यहाँ पे हमारे पास एक फाइल है, जैसे ये एक फाइल है ये, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे कुछ डाटा इसके अंदर स्टोर किया हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगर हम इसका सॉफ्ट लिंक या हार्ड लिंक क्रिएट कर लेते हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कैसे मैनेज करता है। इसकी इंस्ट्रक्शंस उसी तरह से जो मैंने आपको इसके अंदर बताई हैं। अब ये देखें मैंने आपको बताया कि 2 इंस्ट्रक्शंस आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक हम लिंक क्रिएट कर सकते हैं -s के साथ, ठीक है। यहाँ पे हम ln की कमांड यूज करेंगे, आगे -s यूज करेंगे। आगे आपने जो है ना जिस फाइल के साथ लिंक करना है, अब मेरे पास ये फाइल थी a, तो मैंने a के साथ लिंक करना है तो आप a लिख देंगे। आगे आपने जो भी अपने लिंक का नाम रखना है, जैसे मैं इधर ये रख देता हूँ, ठीक है। तो अब ये आपके पास लिंक क्रिएट हो गया है। अब यहाँ से बैक आएंगे तो ये देखें ये आपके पास ये लिंक क्रिएट हो गया। अब जब आप इसको एक्सेस करेंगे, ओपन करेंगे इस तरह से, तो ये उसी फाइल को ओपन करेगा जिसको ए पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ये देखें ये वही कंटेंट्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब ये कैसे आ रहे हैं ये मैंने आपको बताया कि ये जब आप लिंक क्रिएट करेंगे तो ये इसका सॉफ्ट लिंक क्रिएट हुआ है। अब मैं अगर यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ इस फाइल को, अब आप इसको एक्सेस करेंगे यहाँ से, तो ये देखें ये आपको इस तरह से वो एरर डिस्प्ले करेगा कि ये फाइल आपकी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। अब दोबारा से इसको इस फाइल को अगर हम दोबारा वापस ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर ये फाइल हमारे पास दोबारा वापस आ जाती है, फिर आप दोबारा इसको रन करें तो ये फिर दोबारा उसको ओपन कर देगा, ठीक है। ये सिर्फ नेम की बेस के ऊपर बनाता है, ठीक है। अगर आप कोई और फाइल ले आते हैं उठा के, उसका नाम भी अगर आप यही रख देंगे ए, तो ये फिर उसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये जो सॉफ्ट लिंक है ये सिर्फ आपका नेम के बेस के ऊपर बनता है, ठीक है। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं, हार्ड लिंक का देखते हैं। सर अगर हम एक और रीनेम करते हैं तो वो फिर भी वो चेंज कर देगा? किसको चेंज करते हैं? लेट नहीं, से हमने सॉफ्ट क्रिएट किया तो ए का नाम हम रीनेम करके बी रख देते हैं, हम्म, तो फिर भी वो शॉर्टकट जो है वो काम करना बंद कर देगी या करती रहेगी? नहीं वो बंद कर देगी क्योंकि वो फाइल मैं यही तो बता रहा हूँ कि वो नाम के ऊपर चलती है ना। यहाँ पे अगर आप फाइल का नाम चेंज कर देंगे तो ये फाइल का नेम ही चेंज हुआ है। डिलीट करने का क्या मतलब होता है, वो आपने वो नाम वहां से रिमूव कर दिया। यहाँ पे अगर ये वाली फाइल है, ये मैं लेट्स सपोज इसको रिस्टोर कर लेते हैं हम, ये फाइल आ गई है, ठीक है। अब मैं लेट्स सपोज इसको रीनेम करके ना, बल्कि ये तो अब वो डिलीट कर दिया हमने,
अगर आप इस फाइल को यहाँ से रीनेम भी करेंगे तो उसको वो फाइल नहीं मिलेगी, क्योंकि वो नाम आपने चेंज कर दिया है, तो वो उसको एक्सेस नहीं करेगा। अच्छा, अगर हम इसकी जगह पे यहाँ पे हार्ड लिंक क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो ये भी आप उसी तरह से ही क्रिएट कर सकते हैं जैसे हमने पहले। जस्ट आपने -s की इंस्ट्रक्शन नहीं लिखनी। अब आपके पास ये लिंक क्रिएट हो गया है, ठीक है, ये वाला, ये, ठीक है। अब ये देखें, इस लिंक में और उस लिंक में डिफरेंस है। अगर आप इस फाइल का हमने लिंक क्रिएट किया है, जब आप इसके अंदर चेंज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कुछ वैल्यूज चेंज कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है, आप इसको सेव करेंगे तो दूसरी फाइल के अंदर भी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। जब आप इसको एक्सेस करेंगे तो यहाँ भी आपको वो वैल्यूज चेंज मिलेंगी, ठीक है। लेकिन अब इसका फायदा क्या है, अगर आप ये फाइल यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है, इसका हमने यहाँ से लिंक क्रिएट किया था, ये वाली फाइल पॉइंट कर रही थी आपकी ए फाइल को, लेकिन ए फाइल हमने डिलीट कर दी है। स्टिल जब आप इसको एक्सेस करेंगे तो ये आपकी फाइल एक्सेस हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। तो ये आप जो है ना, इसको खुद भी अपने पास एक दफा करके देख सकते हैं। यही चीज आपकी यहाँ पे भी मेंशन की हुई है, ठीक है। इस बात की समझ आई है ना आपको कि आपके पास जो सॉफ्ट लिंक्स हैं और हार्ड लिंक्स हैं, इनके थ्रू आप वो डायरेक्टरीज को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। जो आपके पास ए यस साइक्लिक ग्राफ है, इसमें अगर आपको कोई डाटा ऐसा चाहिए जो डिफरेंट फाइल्स के अंदर यूज होना है, तो आप वहाँ पे लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। कहीं पे भी चेंज होगी तो वो वहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो अपडेटेड ही मिलेगी, ठीक है। तो उसके बाद मेरा ख्याल ये, अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है ना वो आ जाता है ए साइक्लिक ग्राफ। इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, वही प्रॉब्लम्स है जो मैंने आपको बता दी हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि आप जब फाइल को अपडेट करेंगे तो वो दूसरी फाइल्स में वो डाटा नहीं मिलेगा। अब इसको मैनेज करने का मैकेनिज्म वो लिंक फाइल्स के थ्रू आगे बताया हुआ है यहाँ पे। ये वो सारी चीज है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है, ठीक है। जो आपके पास चाइल्ड प्रोसेस होते हैं, जो पेरेंट प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस होते हैं, ये मैंने बताया कि ये सेम फाइल पॉइंटर को पॉइंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब आपका ये पेरेंट प्रोसेस इंक्रीमेंट करेगा या चाइल्ड प्रोसेस इंक्रीमेंट करेगा, तो वो दोनों जब नेक्स्ट इंडेक्स को एक्सेस करेंगे तो उसको उससे नेक्स्ट इंडेक्स ही मिलेगा, ठीक है। अगर आपके पास अनरिलेटेड प्रोसेस है तो उसको एक नई एंट्री यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, वो अलग से फाइल को एक्सेस कर सकेगा, ठीक है। ये चीज हमने पहले, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, इसको आप एक दफा खुद से देख लेना, फिर नेक्स्ट टाइम इसको हम कोई क्वेश्चन होगा तो फिर हम देख लेंगे, ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना वो हमारे पास कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट्स भी आ जाते हैं कि अगर आपने लिंक फाइल्स क्रिएट की हैं या लिंक्स क्रिएट कर लिए हैं, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि इस फोल्डर के अंदर दोबारा से आप इसका लिंक रखवा दें, इस फोल्डर का, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी फिर, इसमें सर्चिंग साइकिल प्रॉब्लम लग आएगी, जाएगा सर। साइकिल बन साइकिल जाएगा। लग जाएगा, बार बार लूप आएगा सर। हाँ जी, जब आप ट्रवर्स करेंगे, कोई डाटा सर्च करना शुरू करेंगे, तो वो इस लूप के अंदर फंस जाएगा, वो इसको कंटिन्यूस सर्च करता रहेगा, उस कभी भी एंड नहीं होगा, ठीक है। तो ये इश्यूज इसके अंदर आते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है इस चीज का, इसका कोई सोल्यूशन हो सकता है? जैसे इसका हमने सोल्यूशन देखा ना, यस सर, हो सकता है। लिंक्स के थ्रू फाइल्स को मैनेज कर लेते हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या है इस चीज का? सर इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है कि आप जो प्रीवियस आपके फोल्डर्स हैं उनका लिंक, एक फोल्डर का लिंक उसके सब फोल्डर में ना रखने दें। हाँ जी, इसका यही सोल्यूशन है कि जब आप लिंक क्रिएट करें तो आप चेक करेंगे हर लिंक क्रिएशन पे, यहाँ से आप इसको स्टडी करें तो ये देखें, कैन हैव साइकिल्स एंड साइकिल्स काज प्रॉब्लम्स व्हेन रीचिंग एंड ट्रवर्सिंग द फाइल सिस्टम, ठीक है। अच्छा, इसका सोल्यूशन ये है कि जब आप दो तीन सोल्यूशन यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक इसका सोल्यूशन ये है कि जब आप ट्रवर्स करें ना यहाँ पे, तो आप डायरेक्टरीज को जो है ना वो ट्रवर्स नहीं करेंगे, ठीक है, डायरेक्टरीज को हम छोड़ देंगे, ठीक है। और दूसरा इसका सोल्यूशन ये है कि हम अलाउ ओनली लिंक्स नॉट सब डायरेक्टरीज, ठीक है, कि हम जो है ना वो लिंक्स को सिर्फ अलाउ करेंगे, सब डायरेक्टरीज के अंदर हम सर्चिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो करंट डायरेक्टरी में आप वर्किंग कर रहे हैं सिर्फ वहां पे सर्चिंग हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ मैकेनिज्म से ये चीज हम ओवरराइड कर सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद ये लास्ट कॉन्सेप्ट है फाइल सिस्टम माउंटिंग का। ठीक है, ये जैसे ही आप एक फाइल क्रिएट करते हैं तो उसकी माउंटिंग क्यों जरूरी है? माउंटिंग उसकी इसलिए जरूरी है कि आपने उसको अटैच करना है किसी फोल्डर के साथ। ठीक है, जैसे ये एक एग्जांपल छोटी सी दी हुई है कि आपके पास कुछ इस तरह से रूट नोड्स हैं यहाँ पे। ठीक है, आपने अब एक नई डायरेक्टरी क्रिएट की है, जैसे ये क्रिएट की है या इसके अंदर कुछ सब फोल्डर्स हैं, तो इसको माउंट करके हम इसके साथ माउंट कर देंगे। उससे क्या होगा कि ये डाटा फिर यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये इसको साथ साथ माउंट कर रहा होता है। या इसके एग्जांपल आप इस तरह से कर सकते हैं कि जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम आप ड्राइव को माउंट करते हैं। ठीक है, वो ड्राइव के अंदर कोई चीज़ इंस्टॉल करते हैं तो वो डाटा फिर वो वहाँ से फैच कर लेता है। अच्छा, ये मुझे लगता है अभी एक दो स्लाइड्स रहती हैं। अच्छा, उसके बाद ये फाइल शेयरिंग है। फाइल शेयरिंग में ये हमने स्टार्ट के ऊपर देखा कि आपके पास जो सेम नेटवर्क के अंदर जितने भी सिस्टम्स पड़े होते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आपस में अगर सिस्टम आपस में कनेक्टेड हैं, ये वाला सिस्टम है ये कनेक्टेड है इस तरह से। ठीक है, तो अगर आप अपने सिस्टम के अंदर फाइल शेयरिंग मैकेनिज्म ऑन कर देते हैं, ठीक है, आप उसकी परमिशंस को ऑन कर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि ये वाली जो भी फाइल इस सिस्टम पे पड़ी होगी वो इसको भी एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है, और अगर डिफरेंट नेटवर्क्स को आपने कनेक्ट करना है तो वो फिर आपको ओवर दी नेटवर्क फाइल को शेयर करना पड़ता है, लेकिन विद इन नेटवर्क आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा, उसकी प्रोटेक्शन अगर करनी है फाइल की तो उसमें जब भी आप फाइल क्रिएट करते हैं तो इसमें मैंने आपको बताया था कि हम बता सकते हैं कि उसको कौन एक्सेस करेगा। ठीक है, उसके साथ किस तरह के फंक्शंस परफॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपने एक फाइल सिर्फ रीड परमिशंस ऑन की हैं तो सिर्फ उस फाइल को हम रीड कर सकते हैं, उसके अंदर डाटा राइट नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह ये चीज़ें हम बताएंगे कि उसकी एक्सेस किस तरह की होनी चाहिए। ये लास्ट क्लास के अंदर भी ये चीज़ डिस्कस हुई थी, ये वाली कि आपके पास जो है ना 3 बिट्स होती हैं इस तरह से। ठीक है, वो जो नंबर आपका 7 बन रहा था वो कैसे बन रहा था, उसकी रीड राइट और उसकी एग्जीक्यूट, ये 3 परमिशन हम उसकी बताते हैं। तो उसको रीडिंग के लिए हमने क्रिएट करना है या रीडिंग मोड में ओपन करना है, या उसको हमने क्रिएट किस पर्पस के लिए करना है, तो ये सारी परमिशन हम खुद से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर्स जो यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं इसकी एक्सप्लेनेशन हमने पहले की हुई है। अब ये नंबर आपके 3-3 क्यों लिखे हुए थे? जब आप फाइल को ओपन करते हैं तो उसमें हम इस तरह से नंबर पास कर रहे थे ना, 333। तो ये वाला जो नंबर है, क्लास स्टार्ट होगी नेक्स्ट। हाँ जी, आप सर चले वो जाएं बस, ये एक लास्ट स्लाइड है ये सर जो वो फर्स्ट वाला ये जो फर्स्ट यूजर के होता है, लिए ये फर्स्ट वाला जो है ना ये ऑनर के लिए होता है। ये किस ऑनर ने इसको फाइल क्रिएट की है या किस यूजर ने इस फाइल को क्रिएट किया है, तो ये उसकी परमिशन है कि उसके पास किस तरह की परमिशन होंगी। जितने सिस्टम्स उसके सेम नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं इधर स्कैट की बात करूं तो जितने सिस्टम इस स्कैट के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होंगे वो सारे के सारे उसके ग्रुप एक्सेस के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ग्रुप एक्सेस के लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो उसमें देखें हमने उसकी परमिशन जो भी रखनी है वो हम यहाँ पे उसकी परमिशन मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिक एक्सेस में हमारे पास आ जाता है कि ओवर दी नेटवर्क। ठीक है, आपके नेटवर्क से हट के इसकी एक्सेस किस तरह से हो सकती है। ठीक है, जो बाकी नेटवर्क से जो लोग कनेक्ट कर रहे हैं वो आपकी फाइल को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, तो उसकी परमिशंस भी आप यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर की डिस्क्रिप्शन तो ऑलरेडी हमने ये देखी हुई है। आप इसकी यहाँ पे चेंज मोड में जाके, ये एक इंस्ट्रक्शन है चेंज मोड की, CHMOD। ठीक है, आप फाइल इसको पास करें और उसका आप मोड चेंज कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि ये इसकी किस तरह की परमिशंस रखनी है। तो यहाँ पे 761 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस 761 का क्या मतलब होगा? सर ओनर को सारी परमिशंस है। जो सा ग्रुप है उसे एग्जीक्यूशन की परमिशन नहीं है, रीड और राइट की है। और वन जोन सा है पब्लिक, उसे एग्जीक्यूशन की सिर्फ परमिशन है। हाँ जी, तो ये इस तरह से हम उसकी जो परमिशन है वो मैनेज कर सकते हैं। भाई यही आपका टॉपिक था, ये चीज़ें आपको पहले ही जो है ना वो नो